शनिवार से बंगाल भगवमय हो जाएगा। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की हाई वोल्टेज मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर आखिरी मोहर लग गई है, यानी कि अब शुवेंदु ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गवर्नर से मिलकर शुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। विधायक दल की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में शुवेंदु को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। शनिवार यानी कि 9 मई की सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ समारोह होगा। शपथ भव्य समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि शुवेंदु के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, ताकि पूरे बंगाल को साधा जा सके। वहीं शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर भवानीपुर में मात दी, अब कल से बंगाल की कमान संभालेंगे और शुवेंदु के नाम पर मोहर लगते ही उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुवेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुवेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। अब शुवेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट को लेकर काफी हलचल तेज हो गई है। शुवेंदु सरकार में 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। अग्निमित्रा पोल और शंकर घोष को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा दिलीप घोष और साथ ही निशित प्रामाणिक, रुद्रनील घोष, समित भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पोल के अलावा रूपा गांगुली और रेखा पात्रा की भी चर्चा हो रही है, ताकि नारी शक्ति के प्रयोग को सरकार में मजबूती से दिखाया जा सके। वहीं उत्तर बंगाल से मनोज तिग्गा और जंगल महल इलाके से भी अनुभवी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वैसे पहले से ये तय लग रहा था कि शुवेंदु अधिकारी को ही सीएम बनाया जाएगा। विधायक दल का नेता बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल को चलाने के लिए अपने विजन को क्लियर किया है। পশ্চিম বাংলায় ভয় আউট করে ভরসা ইন করেছেন, যাকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, যার জন্য আমরা জিতেছি, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি আমার অন্তর থেকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করব। वाकई में बंगाल की मिट्टी ने आज इतिहास लिख दिया है। पहली बार सोनार बांग्ला में डबल इंजन की सरकार की दस्तक सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी के 15 साल के किले को ढहकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और इस बड़ी जीत के असली जॉइंट किलर यानी कि शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल की कमान संभालने के लिए तैयार है। जहां शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी को लेकर एनडीए में जोश हाई है, तो विपक्ष तंज कस रहा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी है या दूसरा दल जहां कंसेंसस लिया जाता है, फिर एमएलए के मन टटोले जाते हैं कि कौन लीडर होगा, मेजॉरिटी किसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो बीजेपी के जो हाई कमांड है, वो हाई कमांड में 2 ही लोग हैं। देखिए, लोगों की काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। नई सरकार जो वायदे करके आई है, उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होगी और पश्चिम बंगाल का जो भाग्य है वो बदलने जा रहा है।
बंगाल में सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि ये 100 साल के शासन की शुरुआत है। सवाल यह है कि क्या है सुवेंदु अधिकारी की रणनीति, कैसा होगा नारी शक्ति और सनातन का संगम। बंगाल की गलियों में शंखनाद हो रहा है। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक दीदी का जादू इस बार सुवेंदु के अधिकारी दांव के आगे फेल हो गया है। सुवेंदु ने न केवल ममता बनर्जी को उनके घर में हराया, बल्कि ये साबित कर दिया है कि बंगाल अब बदलाव चाहता है। लेकिन सुवेंदु की पहचान और छवि के आगे ममता दीदी की एक नहीं चली। दरअसल बंगाल में सुवेंदु की छवि एक पॉलिटिकल जॉइंट किलर की छवि है। हिंदुत्व और सनातन का चेहरा बन चुके हैं और ध्रुवीकरण करने में माहिर हैं, जिसका फायदा चुनाव में दिखा भी। और सबसे खास बात, तुष्टिकरण के खिलाफ वो काफी आक्रामक है। सुवेंदु की एक स्ट्रीट फाइटर और जुझारू नेता के तौर पर बड़ी पहचान है। मिट्टी के लाल वाली छवि से वो लोकल लेवल पर अपना प्रभाव रखते हैं और मंत्री के तौर पर प्रशासनिक अनुभव की काफी ज्यादा समझ रखते हैं वो। वहीं हिंदू वोटों पर सुवेंदु की जबरदस्त पकड़ है। आपको सुनाते हैं सुवेंदु अधिकारी का वो बयान जिसमें वो हिंदू वोटर्स पर भरोसा जताते हुए दिखे थे। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन टीएमसी के पास भी 80 सीटें हैं और वो मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार पर प्रेशर बनाएगी। इसके बाद सुवेंदु की नई सरकार के पास कई राजनीतिक हथियार हैं, जिसके बलबूते वो आने वाली चुनौतियों का सामना करेगी। सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे पहला हथियार है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बंगाल में भी जय श्री राम के नारों के साथ सांस्कृतिक गौरव को वापस लाने की तैयारी है। नारी शक्ति का प्रयोग दूसरा हथियार है। चुनाव में महिलाओं के बड़े समर्थन को देखते हुए चर्चा है कि बंगाल को एक या दो महिला डेप्यूटी सीएम भी मिला सकती हैं, ताकि सरकार में आधी आबादी की भागीदारी दिखे। हिंसा पर फुल स्टॉप लगाने पर फोकस होगा। सुवेंदु ने साफ कर दिया है कि गुंडागर्दी और चुनावी हिंसा का दौर अब खत्म होगा, कानून का राज होगा और उपद्रवियों पर योगी मॉडल से ऐसा प्रहार देखने को मिल सकता है। नई सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है पिछली सरकार के काले चिट्ठे खोलना। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज की फाइलों पर अब धूल नहीं जमेगी, बल्कि उन पर कड़ा एक्शन होगा। 9 मई को रविंद्र जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। तो बंगाल राज तिलक के लिए है तैयार, क्योंकि आ रहे हैं सुवेंदु सरकार। तो सुवेंदु अधिकारी का राज तिलक की ये बिल्कुल ठीक वैसे नजर आ रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी। सुवेंदु अधिकारी हैं अब यहाँ पर कमान थामने के लिए तैयार। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी जी हुआ। मैं धन्यवाद बोलता हूं। और शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। सोनार बांग्ला के लिए हम लोग सब एक साथ काम करेंगे। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अनंत अमित जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और टीएमसी नेता सोफिया खान जी हमारे साथ है। सोफिया जी बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ है। टीना जी बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। अनंत अमित जी सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, तो बंगाल में अब दीदी के बाद दादा का युग शुरू हो गया है और इसी के साथ यहाँ पर दादा तैयार हैं पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की कमान अपने हाथों में लेने के लिए। 1 से 3, 3 से 77, 77 से 203 और अब कहानी सरकार की। पिंकी जी, कल से गंगोत्री से और गंगा सागर तक गंगा मैया का आंचल जो है वो भगवामय हो जाएगा और ये ऐतिहासिक पल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कल। और जिस तरीके से आपने कहा, आज पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विगत पहले का छोड़ दीजिए, विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है और हमने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वहां की जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक में हमने बातें उठाई। और विगत 15 वर्षों में ममता दीदी के कुशासन ने, ममता दीदी की ममता जिस तरीके से खत्म हो चुकी थी, वो आज 26 के चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी देखने को मिला। पिंकी जी, ये पहला ऐसा प्रदेश नहीं है, इससे पहले भी 2 प्रदेश ऐसा रहा है वामपंथियों का प्रदेश, चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो और पश्चिम बंगाल। राजनीतिक हत्याएं वामपंथियों की सरकार में प्रारंभ हुई और कांग्रेस
कि उसके पूर्व की कांग्रेस की शासनकाल में, और जिस तरीके से चुनाव के पूर्व कांग्रेस के बड़े लीडर जो कि पूर्व एलओपी भी रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या पश्चिम बंगाल में वामपंथियों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है, ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन 4 तारीख के बाद से जिस तरीके से तथाकथित इंडी गठबंधन के लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि 2021 के बाद हमारे 321 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए। हमने एक एक कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ हमारी सहानुभूति और उनके साथ हमारा समर्पण रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तहत चलती है। और माननीय मोदी जी ने अपने 13 सभा में कहा कि भय से भरोसा की बात कही, सोनार बंगला की बात कही। हमने संकल्प पत्र में कहा कि हमारा पहला लक्ष्य होगा कि इस प्रदेश में शांति व्यवस्था को कैसे कायम करना और मेन स्ट्रीम में कैसे लाना, डबल इंजन की सरकार और विकास और मां बहन बेटियों का सम्मान, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प पत्र के आधार पे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, हम पूर्ण विश्वास के साथ आपके माध्यम से हम पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाहते हैं कि आप कल से भय से भरोसा की जो बात माननीय मोदी जी ने कही थी, आप निश्चिंत रहिए। पश्चिम बंगाल के एक एक जनता, एक एक परिवार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की है, और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है कि आपके सम्मान और आपकी सुरक्षा के लिए हमने जो कहा था उन तमाम पैमानों पर खड़े उतरेंगे। लेकिन 4 तारीख के बाद जो पश्चिम बंगाल में पिछले 48 घंटा में ममता दीदी की ममता ने जिस तरीके से तांडव करने का जो प्रयास किया, और बार बार लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार, साहब अंतरिम सरकार उसी की होती है, सरकार तो हमारी कल से बनेगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता ये उत्तर प्रदेश मॉडल पे जिस तरीके से हम काम करेंगे वो बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। और जो आजादी के बाद पश्चिम बंगाल आज तक पिछड़ा रहा, वो मेन स्ट्रीम में आएगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल का विकास उसी तरीके से होगा। माननीय मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प कल से पश्चिम बंगाल के साथ भी आगे बढ़ेगा, ये हमारा संकल्प है। जी पिंकी जी। ठीक है अमित जी, चलिए सोफिया खान जी आपका रुख कर लेते हैं। और सोफिया खान जी, शुभेंदु अधिकारी आखिरकार कल शपथ ग्रहण कर लेंगे, और उनकी टू डू लिस्ट में जो सबसे पहला काम है वो है गुंडा राज खत्म करना, सिंडिकेट को खत्म करना, और तमाम वो चेहरे जिनके काले चिट्ठे वो खोलने के लिए बेताब हैं, यानी कि टीएमसी के ढांचे को कमजोर करना। नमस्कार, आदाब आप सभी को। अभी आपने कहा गुंडा राज खत्म करना, तो जब 4 मई के बाद शुरुआत ही हुई है गुंडाई से, गुंडागिर्दी से, जहां पर देखा गया कि इनके प्रवक्ता ने ही ये कबूला कि इतने लोगों को मारा गया। अभी छोड़ दीजिए किसको मारा गया, क्यों मारा गया, टीएमसी के लोग थे, भाजपा के लोग थे, जो भी मारे गए, जिनके साथ भी अत्याचार हुआ है, वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, बोथ साइड। अभी अगर इन लोगों ने ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, शायद इनको पता नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद सारी चीजें जो हैं वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में आता है, एंड डेफिनेटली केंद्र सरकार के पक्ष में होता है। वो अमित शाह जी, स्पेशली अगर हम गृह मंत्री की बात करें, केंद्र बल इतने सारे तैनात होने के बाद जो डेफिनेटली प्री पोल वायलेंस नहीं हुआ, पोलिंग के दिन भी वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, जैसे कि गृह मंत्री ने कहा था कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके लटका कर मारा जाएगा, तो शायद ये इसका परिणाम है। ये जो चीजें देखने को मिली, देखिए अभी क्या हुआ, मैं पिछली बातों को भूल जाते हैं, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ एक शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बात टीएमसी की नहीं रह गई है। अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने आपके ऊपर एक विश्वास जताया है और जिन मुद्दों को लेकर आप पश्चिम बंगाल में आपने कदम रखा है, मुझे लगता है इस चीज को बहुत मेंटेन करना चाहिए था इनके तरफ से, बहुत ही सतर्क तौर पर इनको देखना चाहिए था कि दोनों एंड से ये खून खराबे ना हो, टीएमसी के दफ्तर ना जलाए जाइए। कहते थे कि 2021 में किया गया है, और कई प्रवक्ताओं के साथ मेरी बहस हुई, सोफिया खान जी, बहुत सारी चीजें अमित शाह ने गिनवा दी हैं, आपने भी तो किया था। ठीक है सोफिया खान जी, चलिए एक सवाल इस बीच ये भी, सोफिया खान जी, शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी में थे, टीएमसी के बाद वो बीजेपी में आए थे, और भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए चुना है। इसके पीछे बड़ी वजह टीएमसी क्या मानती है? शुभेंदु अधिकारी को जब विपक्ष का नेता बनाया गया, वही कारण है कि उनको यहाँ पर देखिए, टीएमसी कभी भी कोई सरकार इनकी, चूंकि देखिए जमीनी जो है ना, जमीनी पकड़
भाजपा की 2020 तक बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट 2021 में भी बहुत कम थी, 2026 में भी कम है। इनको आने वाले समय में मुझे लगता है चैलेंजेस होंगे। हो सकता है कि टीएमसी के ही लोग फिर से अब इनके पास जाएं, वो जैसे भी जाएं। ये जो मारपीट हो रहा है इसका एक्चुअली एक ये भी रीजन है कि भाई देख लो, नहीं आओगे तो तुम्हारा यही नतीजा किया जाएगा। तो इनके पास देखिए जमीनी नेता नहीं है, जमीनी तौर पर लोग नहीं है। तो अभी शुभेंदु अधिकारी को बनाना, ये तो मुझे लगता है कि ये आपको पूछना चाहिए कि क्या इनके पास टीएमसी से निकला हुआ ही नेता सीएम के पद के लिए जो है वो एलिजिबल था? क्या इनके पास अपना कोई फेस नहीं था? ये तो डेफिनेट सी बात है, इनके पास अपना कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है 2020 तक एक वन ऑफ द कह सकते हैं राइट हैंड थे ममता बनर्जी के, और उनको सब कुछ पता था। डेफिनेटली अगर आप सोफिया खान जी, राइट हैंड नहीं, ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा के अंतर से हराया उन्हीं के गढ़ में, और एक बार नहीं 2 बार वो हरा चुके हैं। राइट हैंड ने ही हरा दिया है। अब ये भी तो देखिए, एक बड़ी वजह ये भी है, दूसरी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि टीएमसी के ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करना है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी मजबूत पकड़ रखेंगे। एक दूसरी वजह ये भी माना जा रहा है, वो दुश्मन जो कभी दोस्त था वो आपके हर एक वीकनेस को जानता है, हर एक चीजों को जानता है। घर का भेद ही लंका ढावे। शुभेंदु अधिकारी को चुना गया, और दोनों जगह में किस तरीके से हराया गया है वो अभी ममता बनर्जी ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि किस तरीके से। देखिए ये जीत चुनाव आयोग की जीत है, ये जीत अमित शाह की जीत है, ये केंद्रीय बलों की जीत है, ये जीत जो है वो लोग। अनंत जी कुछ कह रहे हैं। अनंत जी, हम अपने विचारों की लड़ाई, सुनिए, हम भले चुनाव में हारे हैं लेकिन विचारों की लड़ाई में हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम अपने विचारों को लेकर पक्ष में ना सही विपक्ष में खड़े होकर हम लड़ते रहेंगे। इतने वक्त से जीतते आ रहे थे, तब चुनाव आयोग की जीत नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी जीत गई तो चुनाव आयोग की जीत हो गई। अनंत जी, पिंकी जी बार बार ये 27 लाख मतदाताओं के वोट कटने की बात करते हैं। आजकल सारा ऑपोजिशन यही कह रहा है, क्योंकि वही कांग्रेस जाके ममता दीदी के सारे चिट्ठा को खोल रही थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही तो क्यों आ रही है, भ्रष्टाचार और वोट पोलराइजेशन की बात करी। लेकिन आज यही लोग 27 लाख वोट की बात कर रहे हैं। आप पिंकी जी इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आप ये बताइए कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग नागरिकता अपनी नहीं दे पाए उनके वोट को, ये न्यायालय ने कहा। उसके बाद उसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कहती है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन उससे जाने से पहले उनको भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत थी। जो भारत के संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं वही भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बता रहा है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आपको यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरी बात, लोग टीवी के डिबेट में बैठ के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे डिबेट कर रहे हैं, और ये ममता दीदी को ये बात समझ नहीं आ रही। ममता दीदी ने कहा कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी। अरे साहब, एक बार आप भारतीय संविधान तो पढ़ लिए रहते। माननीय राहुल गांधी जी जो पुस्तक लेके चलते हैं अपने जेब में, एक बार अगर पढ़ लेते तो बार बार जो ममता दीदी की अब पक्षधर हो गई है उनको ज्ञान दे दिए होते कि साहब। ठीक है अनंत जी, आऊंगे आपके पास, और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर टीना भी जुड़ी हुई हैं। टीना जी, राहुल गांधी नफरत पर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन असर कहीं हो नहीं रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक भारत के मैप में तो भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, कमल खिलता नजर आ रहा है। आज भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि चोरी से सरकार बनाई जा रही है। जी देखिए पिंकी जी, मुझे लगता है कि केरल की जीत को आप जीत नहीं समझती हैं तो ये नाइंसाफी है ये कहना और आपका ये सवाल पूछना। कहीं कहीं बिंदु नजर आ जाते हैं कांग्रेस के हाथ का, बाकी जगह तो कमल ही नजर आ रहा है। चौथा स्तंभ है। आप बार बार ये मत कहिए ये जीत सबको पता है। वोट चोरी करके सीटें भी जीती जाती है और वोट चोरी करके सरकार भी बना दी जाती है। खैर मैं बात करती हूँ अमित जी की। ये तो खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी से आए, सीएम बन गए। हेमंता कांग्रेस से आए, सीएम बन गए। अब जेडीयू से सम्राट चौधरी आए, वो सीएम बन गए। अनंत विजय जी तो अमित जी तो ऐसे ही खामखा मेहनत कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा है, इसलिए आप इतनी कह रहे पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लो, दोबारा बीजेपी में जाओगे तो आपको भी मौका मिल जाएगा, ये कह रही हैं आप? हाँ, मौका मिल जाएगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना, वहां तो इनके पास वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस में जाना पड़े। हाँ, वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में आपको सब कुछ क्लीन चिट कर दिया जाएगा। तो जो आपके ऊपर अगर कोई इस समय आपने कोई घोटाला कर रखा होगा तो वहां जाके क्लीन हो जाएगा। ये आपके लिए कह रही हूं मैं। दूसरी बात देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। हम क्यों ना कहें, जो सीसीटीवी फुटेज, जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी करके आप सरकार बना रहे हैं। आपने 27 लाख वोटर्स को हटा दिया, जो लीगल राइट है।
वो लीगल राइट ऐसे ही, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे वो अडानी जी हो, वो वोट सबका बराबर है। लेकिन आपने वो वोट का अधिकार ही छीन लिया, तो आप तो सरकार बनाएंगे ना। ये किसने छीना ये 27 अधिकार? लाख में सुने नहीं, एक बार बता दीजिए, ये अधिकार किसने छीना? नहीं, आप अच्छा, एक बार बता दीजिए। आप अच्छा बिल्कुल सुनिए तो आप, अगर आप सुनना चाहते हैं बता दीजिए, तो ज्ञानेश बता गुप्ता जी ने छीन लिया, ज्ञानेश गुप्ता जी ने छीन लिया, जो आपके एजेंट है। गलत। बिल्कुल एजेंट गलत। है आपके, तो उन्होंने आप छीन क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है? उनको कौन अधिकार देता है? संविधान हमें अधिकार देता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ज्ञानेश जी कहाँ से आ अरे गए? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप गलत बोल रही हैं ना। आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं, आप जो सवाल पूछेंगे आप एक गलत मिनट बोलेंगे बोलने क्या? दीजिए। आप सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, बात गलत क्यों क्यों मानेंगे बोलेंगे? क्या? कह रहे हैं बाबा भीमराव साहब राहुल अम्बेडकर गांधी साहब जी का संविधान मानेंगे कि नहीं? अरे संविधान पढ़ रहे हैं तभी तो वो कह रहे हैं नहीं, कि आप संविधान को मानेंगे दे कि रहा है नहीं? अधिकार। लीगल राइट कहाँ से आएगा? संविधान ही तो दे रहा है ना। ज्ञानेश गुप्ता दे रहे हैं। तो ये बात या सुप्रीम कोर्ट में क्यों गृहमंत्री नहीं जी दे पूछा रहे आप हैं। लोगों ने? गृहमंत्री तो बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में कितने आप लोग क्यों नहीं गए? 27 लाख में क्या सिर्फ हमारे लोग थे जो वोट देने वाले थे? आपके लोग नहीं थे क्या जो वोट दे सकते जिसको थे? आपत्ति है वो जाए सवाल है। ना। हम तो कह रहे हैं कि इस देश का एक भी नागरिक का वोट देगा जो जेन्युइन होगा। पिंकी जी क्या आप सुन रही है? मैं सुन रही हूँ, लेकिन यहाँ पर टीना जी एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए केरल में सरकार कांग्रेस से बन नहीं पा रही है, तमिलनाडु में डीएमके का हाथ छोड़कर टीवी के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स याद करना पड़ेगा। नहीं टीना जी एक सवाल, आप सत्ता पक्ष को सुनना चाहती हैं? नहीं टीना जी एक सवाल है, इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि केरल में सरकार बनना मुश्किल हो पा रहा है, तमिलनाडु में आप लोगों ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट कर दिया है, गठबंधन को लेकर कुछ भी समझ पाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल पर कुछ भी कहना अलग सा लगता है। नहीं, पहले तो मुझे लगता है आपको और अनंत जी को माफी मांगनी चाहिए ये कहने के लिए कि कांग्रेस तो मेहनत ही नहीं करती है, क्योंकि केरल में ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने सरकार बनाई है। तो आप ही लोग कहते हैं भाई हम तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आप देश का बंटवारा किया। अरे भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आया। चलिए टीना जी, अनंत जी आप दोनों मेरे साथ बने रहेंगे, बनने पर बहुत बहुत आप दोनों मेरे साथ बने रहेंगे। सोफिया जी यहीं तक हमारे साथ ही। सोफिया जी जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या ममता बनर्जी को कल के लिए न्योता मिला है, इनविटेशन मिला है, और क्या ममता बनर्जी कल शपथ ग्रहण में जाएंगी? देखिए ये तो बड़ा विचित्र सा सवाल है। सबसे पहले बात है कि ममता बनर्जी ने हार स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से हराया नहीं गया है। इनफैक्ट एक चीज कहते हैं ना, किसी से कोई चीज को छीन लेना, तो ममता बनर्जी अपने विचारों के साथ और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इसी विचारों पे खड़े हैं कि ये जो इस बार जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से हुआ है। जो ईवीएम है और ईवीएम के कैंप्स हैं उनको कैप्चरिंग किया गया है, बूथ कैप्चरिंग किया गया है, और जितने भी एजेंट्स थे टीएमसी के उनको मार के भगाया गया है। क्योंकि आप देखिए पैटर्न देखिएगा, हर बार 1 या 2 बजे तक जितनी भी घोषणा है वो हो जाती थी, लेकिन इस बार इतनी स्लो काउंटिंग करवाई गई कि सारे जितने भी डिक्लेयर पहले ही कर दिया गया, जबकि वो जीते नहीं थे, लेकिन डिक्लेयर करके ये किया गया कि जितने भी वहां पे एजेंट बैठे थे तृणमूल कांग्रेस के, उनका मनोबल तोड़ना था। अभी जब उनको लग गया कि भाई हम हार रहे हैं, पिटने के डर से वो भाग गए। अब वो भाग गए तो अल्टीमेटली जो थोड़े बहुत बचे थे उनको और भगा दिया गया। तो देखिए अभी सीसीटीवी फुटेज कहिए ना चुनाव आयोग को जारी कर देने के लिए, अभी नहीं होगा। ठीक है सोफिया खान जी, अब इल्जाम लगाने का मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना चुकी है। शुवेंदु अधिकारी जो है अपने टू डू लिस्ट तैयार कर चुके हैं। कल अपने हाथ में बागडोर लेते ही पश्चिम बंगाल के उनको क्या कुछ करना है वो अपनी लिस्ट में वो तैयार कर चुके हैं, और कल यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, शपथ ग्रहण की जा रही है। तो अब तो खाली टीएमसी के पास रहता है बाउंस बैक करने के लिए, जो ममता बनर्जी कह चुकी हैं उसकी तैयारी में टीएमसी जुटी हुई नजर आएगी अब आने वाले दिनों में।